सदियों पुरानी बात है जब नैशापुर नामी एक सल्तनत पर सुल्तान जफर शाह हुकूमत फरमाया करते थे। अल्लाह की रहमत से उनके पास हर नेमत मौजूद थी। उनकी रियासत की सरहदें दूर दूर तक फैली हुई थीं। सुल्तान जफर शाह की एक ही औलाद थी जिसका नाम शहजादा फरहान था। शहजादा फरहान अपने वालिद का बहुत लाडला था। उसके साथ साथ वो निहायत इंसाफ पसंद और दानिशमंद भी था। रियासत में जब भी कोई मुसीबत आती तो शहजादा फरहान ही अपनी अक्ल और तदबीर से उस मुसीबत का मुकाबला करता। वो हर उलझी हुई बात को सुलझा लिया करता था। सुल्तान को अपने बेटे पर बेहद फख्र था। रियासत की रियाया भी शहजादे से बहुत मोहब्बत करती थी। सब लोग उसे अक्लमंद शहजादा के लक़ब से पुकारते थे। नैशापुर की सरहदों के साथ एक पड़ोसी सल्तनत थी। वहां का सुल्तान निहायत जालिम, मगरूर और खुदगर्ज था। अपनी आदतों की वजह से वो बहुत बदनाम था। वो हमेशा पड़ोसी रियासत की तरक्की देखकर दिल ही दिल में जलता रहता था और हर वक्त यही सोचता रहता था कि किसी तरह नैशापुर के सुल्तान जफर शाह को शिकस्त दे सके। एक मर्तबा उसने अपने एक जासूस के हाथ सुल्तान जफर शाह के पास 4 सवाल लिखकर भिजवा दिए। जब वो जासूस सुल्तान जफर शाह के दरबार में पहुंचा तो अर्ज करने लगा, हुजूर, हमारे सुल्तान ने आपके लिए 4 सवाल भेजे हैं। अगर आप उनके दुरुस्त जवाब ना दे सके तो वो समझेंगे कि आपकी रियासत में कोई भी दानिशमंद शख्स मौजूद नहीं और आप हुकूमत चलाने के अहल नहीं हैं। ऐसी सूरत में आपको हमारी सल्तनत के ताबे होना पड़ेगा। जासूस ने कहा, हमारे सुल्तान के 4 सवाल ये हैं। अव्वल, सबसे बड़ा अहमक सुल्तान कौन होता है? दोम, अहमक सुल्तान के खुशामदी दरबारी कौन होते हैं? सोम, नेकी में क्या बुराई होती है? चहारम, बुराई में क्या नेकी होती है? चारों सवाल सुनकर सुल्तान जफर शाह गहरी सोच में पड़ गए। ये सवालात उन्हें निहायत अजीब लगे और उनकी समझ में कुछ ना आया, मगर अब ये उनकी रियासत की इज्जत का मसला बन चुका था। वो किसी न किसी तरह इन सवालों के जवाब हासिल करना चाहते थे। वो सोचने लगे कि सुल्तान तो नादान हो सकता है, मगर ये जरूरी नहीं कि उसके दरबारी भी अहमक और खुशामदी हों। फिर नेकी में भला क्या बुराई हो सकती है और बुराई में कौन सी नेकी हो सकती है? बुराई तो हमेशा बुराई ही होती है और नेकी हमेशा नेकी। जासूस ये पैगाम देकर वापस चला गया। अब सुल्तान जफर शाह कई दिनों तक इन सवालों के जवाब तलाश करते रहे, मगर जब कई दिन गुजर गए और उन्हें कोई जवाब ना मिला तो उन्होंने अपने बेटे शहजादा फरहान को बुलाया और फरमाया, बेटा, तुमने सुना ही होगा कि हमारे पड़ोसी सुल्तान ने हमारे लिए 4 सवाल भेजे हैं। ये सवाल हमारी रियासत और हमारी अक्ल के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इसके साथ साथ ये हमारी और तुम्हारी इज्जत का भी मामला है। अगर हम इन सवालों के जवाब ना दे सके तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लिहाजा तुम्हें हर मुमकिन तरीके से इन सवालों के जवाब तलाश करने होंगे। शहजादा फरहान ने कुछ देर गौर किया और फिर अर्ज किया, वालिद मोहतरम, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं इन सवालों के जवाब जरूर तलाश कर लूंगा। आप पड़ोसी सल्तनत के सुल्तान से इन सवालों के जवाब के लिए 1 साल की मोहलत मांग लीजिए। सुल्तान जफर शाह ने पड़ोसी सल्तनत के सुल्तान से सवालों के जवाब के लिए 1 साल की मोहलत हासिल कर ली। पड़ोसी सुल्तान ने यह सोचकर मोहलत दे दी कि नैशापुर में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो 1 साल के अंदर भी इन सवालों के दुरुस्त जवाब दे सके। रफ्ता रफ्ता दिन गुजरते गए और 2 माह बीत गए। सुल्तान और शहजादा फरहान दोनों ही इन सवालों को भूल चुके थे। एक दिन अचानक सुल्तान जफर शाह को इन सवालों का ख्याल आया। उन्होंने शहजादा फरहान को बुलाया और पूछा, बेटा, इन सवालों का अभी तक तुमने कोई हल तलाश किया है? अब तो 2 माह गुजर चुके हैं। शहजादा फरहान ने जवाब दिया, वालिद मोहतरम, मैं रियासती उमूर में इतना मसरूफ रहा कि मुझे एक लम्हे की भी फुर्सत ना मिल सकी। आप मुझे चंद दिनों के लिए रियासत से बाहर जाने की इजाज़त दे दीजिए ताकि मैं घूम फिर कर इन सवालों के जवाब तलाश कर सकूं। सुल्तान ने दिल पर पत्थर रखकर शहजादा फरहान को रियासत से बाहर जाने की इजाज़त दे दी। उसी दिन शहजादा फरहान भेस बदलकर उसी पड़ोसी सल्तनत की तरफ रवाना हो गया जिसके सुल्तान ने ये सवालात भेजे थे। कई दिन और कई रातों का सफर तय करने के बाद जब शहजादा फरहान उस सल्तनत में पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। शहजादे ने सोचा कि इस सल्तनत के लोग कैसे होंगे, इसलिए रात के वक्त एक अजनबी का शहर में दाखिल होना मुनासिब न होगा।
یہ سوچ کر اس نے شہر سے باہر ہی رات گزارنے کا ارادہ کیا اور قیام کے لیے ادھر ادھر جگہ تلاش کرنے لگا۔ قریب ہی اسے ایک چھوٹا سا مکان نظر آیا جس میں سے مدھم روشنی باہر آ رہی تھی۔ شہزادے نے سوچا کہ آج کی رات اسی مکان میں گزارنی چاہیے۔ شہزادہ اس مکان کے قریب پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک عورت نے دروازہ کھولا اور پوچھا، آپ کون ہیں اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ شہزادے نے نہایت نرمی سے کہا، میں ایک پردیسی تاجر ہوں، گھومتے پھرتے ادھر آ نکلا ہوں۔ میں آپ کے مکان میں صرف ایک رات گزارنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اجازت دیں گی؟ وہ عورت ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئی۔ شہزادہ فوراً بولا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں کوئی برا انسان نہیں ہوں اور آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ عورت نہایت خوبصورت اور جوان تھی۔ اس نے شہزادے کو مکان کے اندر بلا لیا، اسے کھانا کھلایا اور دوسرے کمرے میں اس کے لیے بستر لگا دیا۔ شہزادہ فرحان پوری رات اطمینان سے سویا۔ صبح ہوتے ہی شہزادہ فرحان بیدار ہوا اور روانہ ہونے کی تیاری کرنے لگا۔ جاتے وقت اس نے اس عورت سے کہا، آپ نے جس خلوص ہے میری مہمان نوازی کی ہے، اس کے لیے میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، مگر آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کون ہیں اور کیا کام کرتی ہیں۔ وہ عورت بولی، اے اجنبی نوجوان، تم نے خود ہی دیکھ لیا ہے کہ میں اس مکان میں تنہا رہتی ہوں۔ اس وسیع دنیا میں میرا کوئی بھی اپنا نہیں۔ میں اس سلطنت کے سلطان کے محل میں ایک معمولی خادمہ ہوں۔ صبح سے شام تک محنت مزدوری کرتی ہوں اور جو کچھ مل جاتا ہے اسی میں گزارا کر لیتی ہوں۔ اس خادمہ کی داستان سن کر شہزادہ فرحان کا دل بھر آیا اور اسے اس پر بے حد ترس آ گیا۔ اس نے جیب سے چند اشرفیاں نکال کر اسے دینا چاہی، مگر وہ خادمہ فوراً بولی، میں نے آپ کو ایک مہمان سمجھ کر اپنے گھر میں ٹھہرایا تھا۔ میں یہ مناسب نہیں سمجھتی کہ مہمان سے کسی قسم کی قیمت وصول کی جائے۔ شہزادہ فرحان نے خادمہ کا شکریہ ادا کیا اور آگے کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ کچھ ہی فاصلے پر گیا تھا کہ راستے میں اسے ایک بوڑھا شخص نظر آیا۔ اس کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے۔ بڑھاپے اور کمزوری کے باعث وہ ٹھیک طرح سے چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ وہ سر جھکائے لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا، مگر لوگ اسے دیکھ کر جھڑک دیتے اور آگے بڑھ جاتے تھے۔ بوڑھے کی حالت نہایت خراب تھی۔ شہزادہ فرحان اس کے قریب گیا اور پوچھا، بابا، آپ اس طرح بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیا آپ کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں؟ شہزادے کے یہ الفاظ سن کر بوڑھے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ رندھی ہوئی آواز میں بولا، نہیں بیٹا، اس دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ میری کہانی بہت دردناک ہے، اگر تم سنو گے تو تمہارا دل بھی بھر آئے گا۔ شہزادہ بولا، بابا، آپ کو کیا غم ہے؟ آپ کی یہ حالت کس نے کی ہے؟ بوڑھا روتے ہوئے کہنے لگا، بیٹا، میں 50 سال تک اس سلطنت کے سلطان کے محل میں پہرے داری کرتا رہا۔ جب تک مجھ میں طاقت اور ہمت تھی، سلطان مجھ سے دل کھول کر کام لیتا رہا۔ میں نے بھی اپنی جوانی کے بہترین سال دن رات اس کی خدمت میں گزار دیے۔ سلطان کے ایک اشارے پر میں نے اس کے مشکل سے مشکل کام بھی انجام دیے، مگر جب میں بوڑھا ہو گیا اور میرے بال سفید ہو گئے تو اس نے مجھے دودھ کی مکھی کی طرح نکال باہر کر دیا اور میری جگہ ایک جوان آدمی رکھ لیا۔ اس نے ایک لمحے کو بھی یہ نہ سوچا کہ جس شخص نے 50 سال اس کی خدمت کی وہ بڑھاپے میں کہاں جائے گا۔ اب میں کوئی کام کرنے کی قابل نہیں رہا، اسی لیے بھیک مانگ کر گزارا کر رہا ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ فرحان کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اس نے اشرفیوں کی ایک مٹھی نکالی اور بوڑھے کے ہاتھ میں رکھ دی، پھر خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ چلتے چلتے شہزادہ فرحان اس سلطنت کے سلطان کے دربار میں جا پہنچا۔ سلطان بڑی شان و شوکت کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہے اور اس کے درباری ارد گرد کھڑے اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ شہزادہ فرحان دربار کے ایک کونے میں جا بیٹھا، مگر سلطان اپنے درباریوں کی خوشامدانہ باتوں میں اس قدر مگن تھا کہ اس نے دربار میں آئے ہوئے اس اجنبی نوجوان کی طرف ایک نظر بھی نہ ڈالی۔ شہزادہ فرحان پورا دن خاموشی سے دربار میں بیٹھا یہ تماشا دیکھتا رہا۔ شام ہونے تک سلطان نے ایک بار بھی اس کی طرف توجہ نہ دی۔ آخر کار شہزادہ فرحان دل گرفتہ ہو کر دربار سے واپس لوٹ آیا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اگلے دن وہ دوبارہ دربار میں جا بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ درباری سلطان کو اس کی فرضی خوبیوں کے قصے سنا سنا کر خوش کر رہے تھے۔ سب درباری یہی کہہ رہے تھے کہ سلطنت میں کوئی غریب، کوئی مظلوم اور کوئی غمزدہ شخص موجود نہیں ہے۔ جو درباری سلطان کی جتنی زیادہ جھوٹی تعریف کرتا،
सुल्तान उतना ही खुश होता और उसे इनाम में अशरफियां देता। ये सब देखकर शहजादा फरहान ने सोचा कि क्यों ना वो भी इसी तरीके से काम ले। उसने सुल्तान की तारीफ में एक निहायत खूबसूरत नज़्म लिखी और मौका पाकर बुलंद आवाज में कहा, सुल्तान की जय हो। मैं बचपन ही से आपके अदलो इंसाफ और आपकी सखावत के किस्से सुनता आया हूँ। मैं जहाँ जहाँ गया लोगों से यही सुना कि आप मजलूमों के मददगार और गरीबों के हमदर्द हैं। आपसे बेहतर सुल्तान इस दुनिया में कोई नहीं। इसी शौक में मैं आपकी ज़ियारत के लिए यहाँ आया हूँ और अल्लाह के फजल से मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। ये सुनकर सुल्तान दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। उसने पूछा, ए नौजवान, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? शहजादा फरहान ने झुककर अर्ज किया, हुजूर, मैं एक परदेसी हूँ और शायरी मेरा शौक है। कई दिनों से मैं ऐसी कोई बात न पा सका जिस पर नज़्म लिखूं, मगर जब आपकी सल्तनत में आया और आपकी तारीफ़ें सुनी तो दिल खुश हो गया और मैंने ये नज़्म आपके लिए लिखी है। अगर इजाज़त हो तो अर्ज़ करूं? सुल्तान, जो तारीफ़ सुनने का आदी था, खुशी से बोला, मुझे तुम्हारी नज़्म सुनाओ, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। शहजादा फरहान ने निहायत खुश इल्हानी से अपनी नज़्म सुनाई। सुल्तान नज़्म सुनकर बेहद खुश हुआ और उसी वक्त उसे दरबार में जगह दे दी। चंद ही दिनों में शहजादा फरहान दरबार का खास शायर बन गया। वो वक्त बे वक्त सुल्तान की तारीफों के पुल बांधता रहता। उसकी जवानी और जहानत ने सुल्तान पर ऐसा असर डाला कि कुछ ही अरसे में सुल्तान ने उसे अपना वजीर मुकर्रर कर दिया। यहाँ तक कि उसने अपनी बेटी का निकाह भी शहजादा फरहान से कर दिया और उसके लिए एक शानदार महल तामीर करवाया, जहाँ शहजादा फरहान और उसकी अहलिया आरामो आसाइश से रहने लगे। सुल्तान का एक बेटा भी था जिससे शहजादा फरहान की गहरी दोस्ती हो गई। कुछ दिनों बाद सुल्तान के बेटे ने शहजादा फरहान से शिकार पर जाने की ख्वाहिश जाहिर की। फरहान फौरन तैयार हो गया। दोनों शाही इस्तबल से घोड़े लेकर जंगल की तरफ रवाना हुए। काफी देर तक शिकार न मिला, मगर वापसी पर एक हिरन सामने आ गया। दोनों ने बैक वक्त तीर चलाया और हिरन मारा गया। हिरन बहुत बड़ा था, उसे साथ ले जाना मुश्किल था, इसलिए दोनों ने फैसला किया कि उसका सर काट कर ले जाएं और धड़ वहीं छोड़ दें। सर कपड़े में लपेटकर फरहान ने अपने घोड़े से बांध लिया। रास्ते में सुल्तान का बेटा अपने दोस्त के घर रुक गया, जबकि फरहान अकेला महल वापस आ गया। घर पहुंचकर उसने घबराहट में बीवी से बेलचा मांगा। बहुत इसरार पर उसने झूठ बोलते हुए कहा कि उसने गुस्से में सुल्तान के बेटे को कत्ल कर दिया है और उसका सर साथ लाया है। ये सुनकर शहजादी घबरा गई और रोने लगी। फरहान ने महल के बाग में गड्ढा खोदकर कपड़े में लिपटा हुआ हिरन का सर दफन कर दिया। रात भर शहजादी परेशान रही। सुबह होते ही वो रोती हुई महल पहुंच गई और अपनी मां को सब कुछ बता दिया। बात सुल्तान तक पहुंची तो वो शदीद गुस्से में आ गया और फौरन फरहान को गिरफ्तार करके कत्ल का हुक्म दे दिया। सिपाही फरहान को कत्ल के लिए ले जा रहे थे कि रास्ते में वही खादमा सामने आ गई जिसके घर फरहान ने पहली रात गुजारी थी। उसने सख्ती से कहा कि बगैर तफ्तीश किसी को सजा देना सरासर जुल्म है। उसके इसरार पर सिपाही फरहान को वापस दरबार में ले आए। खादमा की बातों से सुल्तान को एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी की है। उसने हुक्म दिया कि बाग से दफन किया हुआ सर निकाल कर लाया जाए। जब वो सर दरबार में खोला गया तो सब हैरान रह गए। वो इंसान का नहीं बल्कि हिरन का सर था। इसी वक्त सुल्तान का बेटा भी जिंदा सलामत वापस आ गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। तब फरहान ने अपना असल तारुफ करवाया और कहा, मैं नैशापुर के सुल्तान जफर शाह का बेटा हूं। मैं आपके भेजे हुए 4 सवालों के जवाब देने आया था। फिर उसने कहा, अहमक सुल्तान वो होता है जो तहकीक के बगैर फैसला करे। अहमक सुल्तान के दरबारी वो होते हैं जो जुल्म पर खामोश रहें। बुराई में नेकी ये है कि एक मामूली खादमा ने सच के लिए जान खतरे में डाली, और नेकी में बुराई ये कि करीबी रिश्तेदार जज्बात में आकर इंसाफ भुला दे। उसने बूढ़े दरबान की मिसाल भी दी जिसे बुढ़ापे में निकाल दिया गया था। ये सुनकर सुल्तान पर हकीकत आश्कार हो गई। उसने फरहान से माफ़ी मांगी, खादमा को इनाम दिया और अपनी इस्लाह का वादा किया। मगर फरहान ने सुल्तान की बेटी को छोड़कर अपनी सल्तनत वापस जाने का फैसला किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसाफ से पहले तहकीक लाजिम है। बगैर सुने फैसला करना सबसे बड़ा जुल्म है। खुशामदी दरबारी हुक्मरान को गुमराह कर देते हैं। सच और इंसाफ का साथ देने वाला, चाहे खादमा ही क्यों ना हो, सबसे बड़ा इंसान होता है। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल जन्नत जहां को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
اللہ آپ سب کو خوش رکھے، صحت دے اور آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔